हमने विटाकर की पंचजगत वर्गीकरण पद्धति देखी। अब हम लोग देख रहे हैं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी सजीवों में सबसे अधिक संख्या में कौन पाया जाता है? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इनका वर्गीकरण इस प्रकार हम लोग करेंगे। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण दो भागों में करते हैं, एक आदि केंद्रकीय और दूसरा दृश्य केंद्रकीय। आदि केंद्रकीय में समावेश होता है जीवाणु का। दृश्य केंद्रकीय में समावेश होता है 3 लोगों का। और किसका? आदिजीवी, शैवाल और कवक। अब सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण करते समय हमको थोड़ा सा ये बात ध्यान रखना है उनके आकार के संदर्भ में। यहाँ पर एक फार्मूला पहले देख लो। 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोमीटर। उसी प्रकार 1 मीटर बराबर 10⁹9 नैनोमीटर। ये हम लोग आकार के आधार पर देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं जीवाणु। विटाकर की जो पंचजगत वर्गीकरण पद्धति थी उसमें हमने देखा था जीवाणु के बारे में। विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के मैंने चित्र बनाए थे, स्टेफिलोकोकस, कोलेस्ट्रीडियम वगैरह। तो उनका आकार जो है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक के सूक्ष्म जीव का समावेश इसमें होता है। जीवाणुओं का हम लोगों ने विशेषता क्या देखी थी? सभी एक कोशिकीय सजीव है, स्वतंत्र सजीव है। हाँ, अपना जीवन व्यापन स्वयं कर सकते हैं। इससे तो देखो जीवाणु के द्वारा हम लोगों को जो रोग फैल जाते हैं, सर्दी खांसी कफ जो भी हो गए बीमारियाँ, तो ये सारे जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा फैल जाते हैं। तो प्रत्येक सजीव जो है कैसा है? स्वतंत्र जीवन व्यापन कर सकता है। ये सजीव जो है आदि केंद्रकीय होते हैं। कैसे होते हैं? आदि केंद्रकीय होते हैं। इनमें केंद्रक होता है, देखा था हमने, केंद्रक पाया जाता है और आवरण युक्त कोशिका पटल पाया जाता है। इसमें प्रजनन पद्धति कैसे होती है? द्विविभाजन पद्धति द्वारा। द्विविभाजन पद्धति किसको बोलते हैं? जिसमें कोशिका पटल में से दरार उत्पन्न होती है और उसके बाद एक सजीव जो है 2 में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार इसको बोलते हैं द्विविभाजन पद्धति। तो ये जीवाणु की कोशिका विभाजन की पद्धति क्या है? द्विविभाजन पद्धति से इनमें होता है। अनुकूल परिस्थिति जैसे ही जीवाणु को मिलती है, जीवाणु जो है तुरंत वृद्धि करते हैं और 20 मिनट की संख्या में ये दोगुने रूप से वृद्धि कर जाते हैं। अब दूसरा देखेंगे हम लोग आदिजीवी। नहीं, यहाँ पर एक बार और देखते थे आदिजीवी के जो जीवाणु हैं। आदिजीवी से पहले जीवाणु देखते हैं। विभिन्न आकार के मैंने जो चित्र बनाया था उसमें देखा था कुछ जीवाणु जो है गोलाकार होते हैं। इस प्रकार इनको गोलाकार जीवाणु या गोलाणु कहते हैं। कुछ जो है अंडाकार होते हैं जिसको अंडाणु या अंडाकार जीवाणु कहते हैं। उसी प्रकार कुछ छड़ के आकार के या दंड के आकार के होते हैं, उसको हम लोग दंडाकार या दंडाणु कहते हैं। उसी प्रकार कुछ जीवाणु जो है स्वल्प विरामाकार होते हैं। इस प्रकार इनको स्वल्प विरामाकार जीवाणु या स्वल्प विरामाणु कहते हैं। कुछ जीवाणु जो है कशाभिकाएं युक्त होते हैं, सर्पिलाकार। कुछ सर्पिलाकार होते हैं जिनको हम लोग सर्पिलाकार या सर्पिलाकार जीवाणु या सर्पिलाणु कहते हैं। कुछ जीवाणुओं में चलने के लिए कशाभिकाएं पाई जाती है। ये कशाभिका युक्त जीवाणु होते हैं। इनमें कशाभिका या तो एक साइड से भी हो सकती है या दोनों साइड से हो सकती है या चारों तरफ से हो सकती है। इस प्रकार तो ये विभिन्न प्रकार के जीवाणु हम लोगों को दिखाई देते हैं। चाहे पानी में या कहीं पर भी हम लोग देखें इसको दूषित भाग में, तो ऐसे विभिन्न आकार के जीवाणु हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला हो गया जीवाणु। अब दृश्य केंद्रिका में सबसे पहले ले रहे हैं हम लोग आदिजीवी। आदिजीवी
आदिजीवी में हमने सब क्या किसको देखा था, हमें पंचजगत वर्गीकरण पद्धति में हमने देखा, इसमें लगभग कितने 200 माइक्रोमीटर आदिजीवी आकार के आधार से देखते हैं हम लोग, 200 माइक्रोमीटर तक के जीवाणुओं का समावेश होता है। कौन कौन थे, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, ये सब क्या है, आदिजीवी के उदाहरण हैं। ये समुद्र में, नदी में, मीठे पानी में पाए जाते हैं। ये किसी भी सजीवों के शरीर के रोगों का कारण बनते हैं। दृश्य केंद्रिकी वाले कोशिका के सजीव हैं और इनमें एक कोशिकीय सजीव रहते हैं। इनके लिए प्रजनन कैसी होती है, इसके ही समान द्विभाजन पद्धति के द्वारा ही प्रजनन होता है। अब इसमें से अमीबा, पैरामीशियम ये क्या है, मटमैले पानी में पाए जाते हैं, स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। उसी प्रकार एंट अमीबा, अमीबा के ही एक जाति है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये आव का कारण बनता है। आव जिससे हम लोग को जो दस्त लग जाती है, रक्त वाली जो शौच करते हैं हम लोग, वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। उसी प्रकार प्लाज्मोडियम वाल्वॉक्स, ये प्लाज्मोडियम वाल्वॉक्स जो है मलेरिया या शीत ज्वर होने का कारण बनता है। उसी प्रकार यूग्लिना जो है ये कैसा है, स्वयंपोषी है, इसलिए कोई भी रोग नहीं फैलाता है। लेकिन प्लाज्मोडियम जो हम लोग बोलते हैं ना, मच्छर के द्वारा जो सूक्ष्म जीव ले जाए जाते हैं, वो प्लाज्मोडियम वायवक्स, इसके द्वारा जो है मलेरिया होता है। अब हम लोग देख रहे हैं शैवाल, तीसरा जो है शैवाल। शैवाल यानी काई, जो हम लोग साधारण रूप में देखें तो हम लोग काई को बोल सकते हैं। ये आकार में लगभग कैसे होते हैं, 10 म्यूक्रान से लेकर 100 म्यूक्रान तक, 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक, यानी हमको नीली आंखों से आराम से ये दिखाई देते हैं। हमारे बहते हुए पानी में ये पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये दृश्य केंद्र की पानी में बढ़ते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय है, इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए किसी के ऊपर निर्भर रहने की इनको आवश्यकता नहीं होती है। हरित लवक के कारण ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये आँखों से अच्छी तरह से दिखाई देते हैं, किसी भी रोग का कारण नहीं होते हैं। दृश्य केंद्र की कोशिका है, स्वयंपोषी है, एक कोशिकीय है। उसके बाद तीसरा है कवक, चौथा है कवक। शैवाल के उदाहरण भी हमने देख लिए। क्या शैवाल के उदाहरण देखे थे, जो स्पाइरोगैरा, यूग्लिना, क्लोरेल्ला, क्लेमिडोमोनास, है ना, यूग्लिना, क्लोरेल्ला, क्लेमिडोमोनास, ये शैवाल में आते हैं। अब कवक, कवक हमने देखा था, कवक ये कवक का जो है साइज के अनुसार, इसके आकार के अनुसार देखते हैं, 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक इसका भी आकार होता है। इसमें किसका किसका समावेश देखे थे, म्यूकर, फफूंदी, इस्ट, बेकर्स इस्ट, अर्गट, फिर पेंसिलियम, ये सब जो है किसमें, कवक के अंतर्गत आते हैं। ये कवक जो है कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, कुछ मृतोपजीवी होते हैं जो मरे गले सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसकी जो है कोशिका भित्ति काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। अब उसके बाद पांचवा जो है विषाणु या वायरस कहते हैं, जो अभी हम लोग देख रहे हैं ना, कोरोना वायरस, तो ये विषाणु है। अब विषाणु जो है इतने सूक्ष्म होते हैं कि जिसको देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी कम पड़ती है, इतने छोटे होते हैं। तो इनको देखने के लिए ये 10 नैनोमीटर से, अब इनका जो आकार होता है 10 नैनोमीटर, देखो नैनोमीटर शब्द आ गया, 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक इसका क्या होता है, आकार होता है। ये विषाणु, अब इनकी विशेषताएं कैसी है, ये विषाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं,
10 से 100 गुना छोटे होते हैं, इसलिए इनको देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं। ये विषाणु जो है हमारे शरीर के ऊपर है, तब तक ये इनका समावेश सजीवों में नहीं कर सकते, निर्जीवों में ही कर सकते हैं। लेकिन क्यों निर्जीवों में कर सकते हैं? क्योंकि ये जहाँ भी पड़े हैं वहाँ पर वृद्धि नहीं होती जब तक उसको किसी जीवित कोशिका के अंदर जाने का मौका नहीं मिलता है। जैसे ही वो जीवित कोशिका में जाते हैं और तुरंत वृद्धि करते हैं और इतने तेज़ी से बढ़ते हैं कि एकदम अंतिम स्टेज की तरफ ले जा लेते हैं किसी भी व्यक्ति को रोग फैलाकर। तो स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं। इन विषाणु में डीएनए और आरएनए का एक लंबा अणु जो है प्रथिन के रूप में पाया जाता है। डीएनए यानी डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ऐसा एक प्रथिन का तंतु इसमें पाया जाता है। वनस्पतियों और प्राणियों की जीवित कोशिका में रहते हैं, इनमें प्रथिन वगैरह का समावेश होता है। ये पोलियो विषाणु, इन्फ्लुएंजा विषाणु, पिकोना विषाणु, वनस्पतियों में टमाटर विषाणु, तंबाकू में मोज़ेक विषाणु, ऐसे उसी प्रकार जीवाणु पर हमला करने वाले बैक्टीरियोफेज जीवाणु के रूप में ये पाए जाते हैं।